बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत को घर भेजने के दावे, अपोजिशन आपस में गुथम गुथा है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोपों के सीधे रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब गर्मा गर्म बहस में पड़ चुकी है और उन्होंने कश्मीरी होने का दावा कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने सरबराह हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों या उनका पूरा खानदान हो, वो तो कश्मीरी है और कश्मीरियों के हुकूक के लिए वही जंग बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। कोई भी दूसरी हुकूमत, कोई भी दूसरा फर्द कश्मीरियों की हिमायत में आगे नहीं बढ़ सकता। एक दूसरे पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली, पाकिस्तान का वजीर आजम एक सिलेक्टेड है, पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। मेरा बाप भी कश्मीरी है, मेरी माँ भी कश्मीरी है, मेरे दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी हैं। दसका में जब तुमने इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया था ना, और तुम्हारे वीडियोस आए थे कि डब्बे और थैले उठा के तुम पतली गली से भाग रहे थे, अवाम ने तुम्हें यहां से पकड़ लिया था। दसका की सीट तुम्हारे हल्क से वापस निकलवाई थी। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंदलीब साहिबा, बज़ाहिर ये लगता है कि 2023 के इलेक्शन से पहले अपोजिशन जमातों ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को टेस्ट केस बना लिया है। हर कोई इसी तगोदो में है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वो जीत जाए, दूसरी पार्टी पे वो हावी हो जाए। तो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कश्मीर को बुनियाद बनाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को किस हद तक कामयाबी मिलेगी इस आजाद कश्मीर इलेक्शन में? शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है आपने कहा कि टेस्ट केस है, तो टेस्ट तो ये हार गए हैं, क्योंकि देखें ये इतना आवाम को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि आप जब कुछ नहीं आपके पास रहता ना, तो फिर आप वो सिंधी कार्ड, जाग पंजाबी जाग कार्ड और अब कश्मीरी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। आप देखें कि इतने डेस्परेट हैं, ये हर तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको भी याद होगा, इन्होंने कहा कि दिसंबर 30 तक हुकूमत गई, आपको याद होगा, और इन्होंने कहा मीनारे पाकिस्तान पे या आर हो गया या पार हो गया। उसके बाद कहा कि जी हमने सेनेट के इलेक्शंस जो है बॉयकॉट करने, कोई नहीं किए। फिर कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई नहीं किया। फिर कहा जी रैलीज निकालेंगे, कोई नहीं निकाली। फिर कहा जी अदम इत्तेमाद करेंगे, आके हम असेंबली में हम अपनी पावर शो करेंगे। सड़कों में फेल हो गए, असेंबली में आए, बजट आया, ना इनका शहबाज शरीफ आए, ना इनके 40 लोग आए। ये इनका हाल है, और ये बैठ के अब कह रहे हैं कि जी हम भी कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं। अगर इनको कश्मीरियों का इतना दुख दर्द था, तो सारी अवाम पूछ रही है, इनसे सवाल कर रही है कि नवाज शरीफ साहब कश्मीर पे क्यों चुप होते थे? अगर इतना दुख दर्द था तो नवाज शरीफ साहब गए इंडिया मोदी की सेलिब्रेट करने, इनॉग्रेशन, और वहाँ हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार कर दिया। अगर इतना इनको अंदलीब अब्बास साहिबा, एक बार तकरीर जो बिलावल भी कहता है, जिस पे मरियम भी बात करती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मोदी को इलेक्शन जीतना चाहिए, उसकी इलेक्शन जीतने के लिए दुआ करनी चाहिए, तो क्यों मोदी के लिए ये जो लफ्ज़ कहा था, इसकी मंतक क्या थी, ये समझना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा आपने सही सवाल किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। हुआ ये था कि जब वो इलेक्शंस हो रहे थे तो मोदी की लग रहा था कि बहुत बिग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो एक एंकर ने उनको सवाल किया कि ये तो लगता है मोदी दोबारा जीत जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चूंकि उसके पास एक वाज़िया मेजॉरिटी होगी तो शायद उससे डील करना आसान हो, कि बातचीत होनी चाहिए, बिकॉज वो डिसीजन ले सकेगा। कांग्रेस के पास चूंकि एक माइनॉरिटी होती तो वो उसके लिए टफ डिसीजंस लेना मुश्किल होता। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। तो वरना आपको पता है कि मेजॉरिटी किसी के पास होगी तो वो बरसरे इक़्तिदार आएगा ना। माइनॉरिटी में होते हुए कौन बरसरे इक़्तिदार आएगा? मेजॉरिटी भी अगर नहीं है, अगर आप इत्तेहादियों के साथ भी खड़े हैं, तो फैसले तो उसी के ही होंगे ना जो वजीर आजम होगा।
वो तो फैसले होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अलायंसेस के साथ जाने से आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और स्पेशली जब बहुत टफ फैसले हो। तो क्या हम ये समझें कि वजीर आजम इमरान खान का जो फैसला साजी का अमल है वो कमजोर है बनिस्बत मोदी के? ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ही ऊपर से मार दी है ना बात। तो वजीर आजम का फैसला देखें कि सारी दुनिया एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बेच देने, चाहे CIA का बंदा आए, चाहे NSC का बंदा आए, चाहे कोई भी आए, चाहे वो हमारी फैक्टर में बात माने ना माने, हमने नहीं देने। वजीर आजम इमरान खान एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। जब आप बात करते हैं इंडिया के लीडर्स की, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, जहां पॉपुलिज्म और पब्लिक प्रेशर के नीचे वो बहुत से फैसले कर देते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि अगर मोदी शायद सिक्योर हो तो वो शायद ये हिम्मत करे कि जी डायलॉग को एक्सेप्ट कर ले, इसकी बात की थी। वरना मोदी किसकी शादी पे आया था? नवाज शरीफ की। यही बात हम ये बड़ी सी बात की अंदरी साहब आपने कि मोदी किसकी शादी पे आया था, मोदी किसका दोस्त है, मोदी हिंदुइज्म पे यकीन रखता है, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, मोदी ने कश्मीर के अंदर सब बुरा किया। तो फिर हम किस तरह तवक्को रखते हैं कि मोदी आके हमसे मुज़ाकरात करता और मोदी को चीज़ मान लेता? देखिए, एक बहुत बड़ी चेंज आई है। आपने देखा होगा कि 4 साल हमारा वजीर खारजा ही नहीं रहा। मतलब आप ये सोचें कि वजीर खारजा ही नहीं रहा, और जो वजीर खारजा इनकॉग्निटो थे वजीर आजम नवाज शरीफ, वो 24 ट्रिप्स उन्होंने कहाँ की? लंदन में की, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको वोट नहीं देते, लेकिन खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी जायदादें वहाँ हैं, उनकी फैमिली वहाँ है, उनका जीना मरना वहाँ है। और आप देखें कि जब वजीर खारजा ही नहीं था तो क्या डिसीजंस होने थे? आपके साथ कोई बात, ईरान आपके साथ बात करने को तैयार नहीं था, आपके साथ आपने सऊदी अरेबिया बात करने को तैयार नहीं था, UAE वाला 10 साल आपके विजिट नहीं करने आया। ये सारे ताल्लुकात क्यों खराब हुए? क्योंकि खारजा पॉलिसी कोई नहीं थी। चलें आप खारजा पॉलिसी आपकी आ गई, अल्लाह करे इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। जरा अंदलीब साहब, आज मरियम ने कहा है, मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि अगर ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो वो D चौक इस्लामाबाद में धरना देंगी, कैंप लगाएंगी, एहतजाज करेंगी। तो आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन चोरी होने जा रहा है? इसका मतलब क्या है? आप सोचें कि ये हार गए, मतलब अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो इनको पता है इन्होंने हार गए। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान में इतनी पड़के जनाब, बिलावल ये और मरियम ये, खोदा पहाड़, बीच में से 2-2 सीटें निकली। ये इनका हाल है। इनको ये एक जलसा नहीं खुद से कर सकते। 11 पार्टियां इकट्ठी होके फिर भी मौलाना फजलुर रहमान को अपने बच्चे लाने पड़ते हैं मदरसों में से, एक जलसा नहीं कर सकते। अभी भी शहबाज शरीफ जलसे पे गया हुआ था तो किसके कंधे पे? मौलाना के कंधे पे। तो मुझे ये बताएं कि इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है। और दूसरी बात, अंदलीब साहब चलें ये बता दें मुझे, सिर्फ एक सवाल का ये जवाब दे दें मुझे, आप तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी ना, इसी तरह है ना? बिल्कुल। तो फिर बताएं, यही कारकर्दगी थी जिस पे आप पंजाब में और दीगर सूबों में कई इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन हारे, तो फिर क्या उसके फौरी बाद ऐसी तब्दीली आ गई है कि आप समझते हैं कश्मीर में 64 मिलेगा? देखिए, जो हम दो सीटें जो हैं हमारी, वो जब आप अपनी सीटें हारे वो लम्हा फिक्रिया होता है, और वो नौशहरा भी और कराची भी लम्हा फिक्रिया बिल्कुल है। नौशहरा में चाहे भाइयों की लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ हम हारे। यहाँ भी अगर नीचे वाला हमारा जो PP वाला था वो टिकट लेना चाहता था ऊपर वाले की, और उसने पूरी एक PP में कैंपेन नहीं की, फिर भी हम हारे। ये हमारा लम्हा फिक्रिया। बाकी सारी सीटें देख लें आप, पंजाब के अंदर डस्के में हम 40,000 से हारे थे पहले 2018 में, अब हमने 32,000 गेन किया है। उसके अलावा वजीराबाद में देख लें आप, 21,000 वोट हमने गेन किया है। और ये ऑब्वियसली एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, कोविड आया, महंगाई हो गई, तो उसमें अगर हमने इतना गेन किया है तो अब तो देखिए हमारी 4% ग्रोथ हो गई, महंगाई कम होना शुरू हो गई है, रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, रिकॉर्ड आपकी जिसको कहते हैं इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं, जॉब्स बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अंदलीब साहब इस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन इल्जाम ये धर रही है कि आप प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, आपके वज़रा नकद रकूम तकसीम कर रहे हैं वहां पे सड़कों की तामीराती काम के हवाले से, और इलेक्शन के दिनों में आप कैसे रकूम तकसीम कर सकते हैं?
देखिए, ये मुझे सबसे पहले, मैं हर प्रोग्राम में जाके ना एक सवाल इनसे करती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखें, आप ऑपोजिशन वाले हैं ना, हम भी ऑपोजिशन में कितनी देर रहे, हम बात में करते थे। पहले हम जाते थे प्रूफ लेके अदालतों में, एक अदालत में डिफीट हुए, फिर दूसरी में गए, दूसरी में डिफीट हुए। नवाज शरीफ साहब का केस पता है ना, मैं और डॉक्टर साहब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में लेके गए, वहां पढ़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, फिर हम दूसरी अदालत में गए, फिर हम तीसरी। ऑपोजिशन का काम होता है कि आप प्रूफ करें। अगर आप समझते हैं कि जी हमारे वजीरों को वहां नहीं जाना चाहिए या इस किस्म की हो रही है, आपको याद होगा डॉक्टर यास्मीन जब लड़ी थी इलेक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ, हमने 35 पिटिशंस की थी कि जी ये तामीरी काम हो रहे हैं, ये हो रहा है। आपने बड़ा अच्छी बात की कि हमें कानून को देखना चाहिए, पिटीशन में जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने आपके वज़रा को बाकायदा नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिस जारी होने के बाद क्या आप इस पर कुछ करेंगे? क्या आप अपने वज़रा को रोकेंगे? आपने कहा ना कानून का रास्ता देखना चाहिए, तो कानून का रास्ता तो शुरू हो गया। देखिए, बिल्कुल कानून को अपने रंग लेना चाहिए। अगर हमारे वज़रा नोटिस के बाद भी जाते हैं तो फिर भी इलेक्शन कमीशन को जो फर्दर स्टेप है वो लेना चाहिए। वो हम बड़े क्लियर हैं। अंदलीब साहब आगे बढ़ते हैं। जब आप बात कर रही हैं कि हमने महंगाई पे ओवरकम कर लिया है, सूरत हाल हमारी बेहतर हो रही है, तो रेगुलेटरी जी मैंने ओवरकम नहीं कहा, मैंने कहा कम हुई है, पहले से बेहतर हुई है। 599 अशिया ऐसी हैं जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है, 50 से 70%। और माजी में ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी शरह में रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की जाए। इसकी बड़ी वजह आप क्या समझती हैं कि इसका आयद किया जाना मईशत के लिए मुस्बत समत में गामजन होना? देखिए, हमने 2000 आइटम्स पे कम भी की है और देख के कैसे कम की है, इसमें एक रीज़न है। अब अगर आप, मैं खातून हूँ, मुझे पता है बहुत मुझे कंप्लेन करती हैं ख़वातीन, लेकिन मेकअप जो है वो कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। और चीज़ खाना, फ़ॉरेन चीज़ खाना, लोकल चीज़ अब हम बना रहे हैं और बड़ी अच्छी चीज़ बन रही है और बड़ा फ़र्क है प्राइस में, तो हम इनकरेज करें। अब देखिए, मोबाइल फ़ोनों पे हमें कहा गया जी मोबाइल फ़ोनों पे आपने इतनी ज़्यादा कर दी। देखिए, जो 2 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन लेगा वो 22,000 की ड्यूटी भी देगा। और हमने क्या किया है, 21 लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मोबाइल्स के किए हैं, जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के मोबाइल स्मार्टफोन्स जो हैं वो आम आवाम के लिए करें। आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको यहाँ सारे जिसको कहते हैं इनकरेजमेंट मिलेगी कि आप लोकल मेक इन पाकिस्तान खरीदें। ये इंपोर्ट्स जो है, इंपोर्ट का बिल हम कम करना चाहते हैं, स्पेशली नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। अब अगर किसी के लिए मेकअप या फॉरेन चीज नेसेसरी है तो ये बाकी अवाम के लिए तो ये इंसाफ नहीं है। अंदलीब साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इशारा दिया कि लॉकडाउन हो सकता है अगर आपने एहतियात ना की। असद उमर साहब भी दे चुके हैं इशारा, और बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि चौथी लहर जो है वो बड़ी खौफनाक है, ख़ासकर भारत से जो चल रही है। तो क्या आप समझ रही हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर कोई लॉकडाउन होने जा रहा है, या ईद उल अज़हा के मौके पर आप कोई दुकानों के, ये दफातर के, मार्केटों के टाइम जो हैं वो कम करने जा रहे हैं? कोई ऐसा प्लान है? बिल्कुल, देखें, आप सही कह रहे हैं। लोगों ने बिल्कुल वही जो पिछली दफ़ा हुआ था कि मास्क नज़र आने बंद हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश हो गया था दुकानों पे, फिर शादियां शुरू हो गई थी। ये वही ट्रेंड दोबारा शुरू हो रहा है और अभी तो मैनेजेबल है, इतना नहीं है, लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हमने इस दफ़ा इसको बिल्कुल हाथ से नहीं निकलने देना। पिछली दफ़ा भी हमने तकरीबन 12 दिन का लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल कर लिया था, और इस दफ़ा भी अगर लोगों ने वैक्सीनेशन कराए बगैर मवेशी मंडियों में आए और ये कुछ किया, फिर हम लॉकडाउन कर दें। अगर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ, बेहतियाती अपनाई गई, तो फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। चौथी लहर खतरनाक भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के आजमाए हुए हैं, इसलिए वो दोबारा उन्हें नहीं आजमाएंगे। अवाम इस वक्त बेदार हो चुके हैं और उनमें अक्ल शऊर पैदा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के बारे में जो राय रखी जाती है, अवाम में जो आगही अब फैलाई जा रही है, वो किस हद तक मुस्तनद है और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो अवाम में किस तरह फैलेगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, नून लीग वाले कहते हैं कि बिलावल साहब ने आज़ाद कश्मीर में जो बातें की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की स्टेटमेंट है, उन्हें संजीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या वाकई संजीदा ना लें या फिर वो मुस्तनद बातें कर रहे हैं और अवाम को वो समझनी चाहिए? बिल्कुल, जो चेयरमैन बिलावल बातें कर रहे हैं वो हक़ाइक़ से मबनी है और इसमें कोई मुबालगा भी नहीं है। ये हार्ड फैक्ट और रियलिटीज हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने महसूस की जब जॉइंट अपोजिशन थी, और उस वक़्त का जो मौक़ा पीपल्स पार्टी का था वो पीपल्स पार्टी सामने लेके आई और जो दीगर जमातें थीं। हम समझते हैं कि हमारे मौक़िफ़ पे अगर अमल दरामद करते तो आज ये पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद ना होती। नैयर बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जनाब हम नहीं, पीपल्स पार्टी डील कर चुकी है, पीपल्स पार्टी को कुछ कहा गया और पीपल्स पार्टी से कुछ मामला तय हुए हैं, जबकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने इनके आखिरी फर्द तक से भी मिले और सबसे मिलके हमें पता चला कि ये तो हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते, ये कुछ और करना चाहते हैं, इनकी किसी और से कुछ और मामला चल रहे हैं। तो इसमें हकीकत क्या है, ज़रा हम चाहते हैं कि अवाम ये जान सके। देखिए जी, हकीकत तो जो बयान किया बिलावल साहब ने वही हकीकत है। जो मौक़िफ़ बिलावल साहब का है वही मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आप ऑब्जर्व कर लें। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और फिर लोग हक़ाइक़ को समझते हैं जो हक़ाइक़ सामने हैं। इसलिए इसमें कोई ना तो मिलावट है ना मुबालगा आराई है इस मौक़िफ़ में। और हम समझते थे कि नो कॉन्फिडेंस अगर मूव होता, लॉन्ग मार्च होता, तो आज ये हुकूमत शायद अपने पाँव पे खड़ी ना होती, लेकिन उससे JUI और नून वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। नैयर बुखारी साहब, क्या वजह है कि आपने दोबारा रुजू किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, शहबाज शरीफ साहब से राब्ते दोबारा से बहाल किए? उनसे किस मुस्बत रवैये की तवक्को थी जो वो तवक्को के बरक्स निकले तो फिर से गोलाबारी शुरू हो गई? देखिए, हमने कतन रुजू इसलिए किया कि जब शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ गए और वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा करना था लीडर ऑफ अपोजिशन का, और हमारा मौका पिछले साल जो बजट था उसमें भी यही था कि मनी बिल को डिफीट किया जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी थी और प्रेजेंस थी असेंबली में, और उस बिल के खिलाफ जो मनी बिल था, फाइनेंस बिल था, उसके खिलाफ वोट दिया। इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बमा उनके MNAs के वोटिंग का जब मरला आया तो मौजूद थे, लेकिन अगर मौजूद नहीं थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद नहीं थे, अगर मौजूद नहीं थे तो उनके मेंबरान नहीं थे। इसलिए हम समझते हैं कि सीरियसनेस पीपल्स पार्टी ने तो दिखाई, लेकिन दीगर जमातों ने नहीं दिखाई। और तो आप क्या समझते हैं नैयर बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा जो हैं वो बैकडोर राब्तों में हैं और वो कमिटमेंट कर चुके हैं हुकूमत को 5 साल देने की? देखिए, वो तो खैर मौक़िफ़ मरियम नवाज साहबा का बहुत पहले आ चुका था कि 5 साल देना चाहते हैं। बाकी राब्तों का इल्म उनको होगा, क्योंकि मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ राब्तों में, या मैं तो कोई राब्ता करवाने वालों में से नहीं, ना मेरी जमात है। राब्ते करने वाले जाने और राब्ते करवाने वाले जाने, और जिनके दरमियान राब्ता है उनको पता होना चाहिए। लेकिन एक अमल से बात बड़ी वाज़ह ज़ाहिर हो जाती है कि अमल से बंदा, वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यू नो। ऑब्वियसली एक्शंस जो है तो सामने आपके, ये हमारा एक्शन भी सामने है और बाकी जमातों का भी सामने है इस हुकूमत की मुखालफत में।
बुखारी साहब, क्या वजह है कि एक ऐसा नौजवान जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, इंग्लिश रवानी से बोलता हो, वहाँ की तलबा तंजीमों में भी मकबूल रहा हो, फिर पाकिस्तान के अंदर उसके वालिद जो हों उन्हें मुफाहमत और सियासत का बादशाह करार दिया जाए, नैयर बुखारी, रज़ा रब्बानी जैसे बेहतरीन उस्ताद मुयस्सर हों, फिर भी हुकूमती जमात के ओहदेदारान उसे पर्ची चेयरमैन कहें? क्या ये सिर्फ उर्दू फरावानी से ना बोलने का नतीजा है या फिर कुछ और बातें? देखिए जी, वो जिन रीजर्स का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो तो डेली वेजेस वाले हैं, समझ आ गई। और ये जमात जो बनाती है डेली वेजेस की जमात होती है, और ये जमातें जो बनाती है ये प्री पार्टीशन से बनती आई हैं। मुझे बताए कि आज रिपब्लिकन कहाँ खड़ी है, मुझे ये बताए यूनियनिस्ट पार्टी आज कहाँ खड़ी है, आपको नजर आती है? उनकी क्या लाइफ हिस्ट्री थी, लाइफ स्पैन था उनका? तो ये जो बातें पर्ची वाली बात करते हैं ना, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये मांगे तांगे के सियासतदान है और ये डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं। बिलावल, चेयरमैन बिलावल जो हैं वो कैसी जमात के सरबराह हैं जिसकी 52-53 साल की हिस्ट्री है, और जो बहुत सारे नशेब व फराज उसने देखे भी हैं और उसकी क्यादतों ने और उसके कारकुनों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो मैं इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहता हूँ जो पर्ची वाली बात करते हैं। जो काउंसलर नहीं बन सकते वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एक मोहल्ले का काउंसलर ना बन सके वो इस किस्म की गुफ्तगू करे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई हैसियत है खुद को जवाब देने। नहीं भाटी साहब, 25 तक तो इलेक्शन हो गया आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पे मसरूफियत हो गई, जलसे जुलूस हो गए, कैंपेन हो गई, पाकिस्तान की सियासत भी उसी से के साथ जोड़ दी गई। उसके बाद सियासी जलसे पीडीएम के तो शुरू होंगे, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत के खिलाफ कोई अलहदा से तहरीक शुरू करेगी? देखिए जी, हर फोरम पे, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया था 20 सितंबर को इस हुकूमत से निजात हासिल करने का, उस मौके पे आज भी कायम है। और उसके लिए जितनी भी काविशें हो सकी, जितनी जदोजहद हो सकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी और उसके कारकुन भी भरपूर उसमें मावनत भी करेंगे और शिरकत भी करेंगे। बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से हुकूमती ओहदेदार जो इल्ज़ामात लगाते हैं उस पर नून लीग की राय ये है कि बातें तो चल रही हैं, हम इस पे अपना कोई मौक़िफ़ नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि उस पर क्या जवाब देना चाहिए? रिपीट कर दें आप जरा। बिलावल साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से हुकूमती ओहदेदार ये इल्ज़ाम धरते हैं कि वो अपनी वकालत के लिए जा रहे हैं, हमने अड्डे देने से इनकार किया, अब वो अपनी वकालत के लिए जा रहे हैं। नून लीग कहती है बातें चल रही हैं, हम इस पे अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपनी वकालत के लिए कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक उनका प्राइवेट है और एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें होने जा रहे हैं, तो हार्डली कोई 8-10 दिन की बात है और वो वापस आके कैंपेन में शरीक हो जाएंगे। और ये वैसे इल्ज़ाम तलाशी हैं, और जब वो अमेरिकन के साथ रिलेशन डेवलप करने हो तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। आज है 9 तारीख, 9 जुलाई, और आप वो 9 जुलाई भी देखे 1971 जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आ गए थे, याहिया खान जैसा डिक्टेटर इक़्तिदार पे बैठा हुआ था, और वो जो कैमोफ्लेज विजिट था वो आपके सामने है। लेकिन ये कहना कि जी वहाँ जाने के, आज तो मीडिया बड़ा एडवांस है, आज टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, तो रिलेशन डेवलप करना तो कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन ये अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये हुक्मरान, कि जो कहते हैं जिनको किसी ने पूछा नहीं कि हम जी बेसिस नहीं देंगे, हम फलां नहीं देंगे, और वो कोई सब कहता है जी हमसे तो किसी ने मांगा ही नहीं है। तो इनकी कोहेजन ही नहीं है, इनकी पॉलिसीज में जो है वो रब्त ही नहीं है। तो ये अपना मलबा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं हम पे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। नैयर बुखारी साहब, मुस्तकबिल करीब में क्या मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा कोई इत्तेहाद हो सकता है? दोबारा इंतखाबी सियासत या सियासी एहतजाजी सियासत में आप इकट्ठे हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून और मौलाना के साथ? हमारा जो मौक़िफ़ है, अगर हमारे मौक़िफ़ में कोई और दिगर जमात शरीक होना चाहती है तो हमें कोई इतराज़ भी नहीं होगा, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और जो हमारा मौक़िफ़ के साथ मिलकर चलना चाहती है हुकूमत के खिलाफ, हम तो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल आए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सियासत ये डे टू डे अफेयर्स है, और इसमें ये कतन नहीं होता कि वन टाइम रिलेशन होते हैं, ना तो परमानेंट दोस्तियाँ होती हैं ना परमानेंट मुखालफतें होती हैं, ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है।
बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल ये कि जरदारी साहब से सवाल किया जाए कि पीपी की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, आप मुफाहमत करेंगे या मज़ाहमत करेंगे, तो वो कहते हैं बिलावल लीडर हैं, उनसे पूछें। जबकि मरियम नवाज साहिबा से अगर सवाल किया जाए तो वो कहती हैं कि मियाँ साहब जो कहेंगे वैसा होगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिवायात जो हैं ये सियासत पे क्या असर डालती हैं? देखिए, ये बड़ी सीधी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा वो पार्टी की चेयरपर्सन थी। उनकी शहादत के बाद जो बिलावल साहब उस वक्त ज़ेर तालीम थे और एक इंटरम पीरियड के लिए पार्टी अफेयर्स को जरदारी साहब लुक आफ्टर कर रहे थे। जब वो उनकी तालीम से फरागत हुई तो पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी चेयरमैन की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे डाली। उसकी पड़ोसी वही मुरतब करते हैं। जरदारी साहब बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल सरबराह तो नहीं है, लेकिन रहनुमा जरूर हैं। वो बिल्कुल मुशावरत भी उनसे होती है। वो मशवरे 2 वसीयत में फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, 4 पी के वो प्रेसिडेंट भी हैं और चेयरमैन बिलावल के वालिद भी हैं। मुशावरत तो होती है, लेकिन अल्टीमेटली बात तो चेयरमैन बिलावल की और उनकी सीसी की है। वो जो पार्टी फैसले करती है उसके मुताबिक चलते हैं। यानी पार्टी जो फैसले करती है वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो को चेयरमैन है, इसलिए अपनी मुशावरत बीच में देते हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कश्मीर का इलेक्शन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ मुतहर्रिक हैं, जलसे पे जलसे शेड्यूल हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इनके हलक से अपना हक निकालेगी। वोट जो है वो चोरी नहीं होने देगी। वोट चोरी हुआ तो शाहराह दस्तूर पे धरना भी देंगे। इसके अलावा उनका क्या कहना था वो कुछ मुलाहिजा करते हैं, फिर इशू पे बात करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान और आजाद कश्मीर नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि तुम आवाम के वोटों पर डर डाल के आए हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको पुराने वाली मुस्लिम लीग नून नहीं रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ अपना हक लेना सीख चुकी है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने की भी माहिर हो चुकी है। राणा साहब, कश्मीर के इलेक्शन में हमने तो सुना ये था कि मरियम नवाज तो जलसों में जाएंगी, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जाएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। इसकी वजह क्या है? दूसरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब पहले जैसी नहीं रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये एक बात तो मरियम साहिबा ने बिल्कुल ठीक की है कि मुस्लिम लीग नून अब पहले वाली नहीं रही, आगे नहीं रही। भैया अब तो इनके लीडर लंदन बैठे हैं। ये है मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़। मेरी बात समझे कि नहीं? ये है मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़। वाकई पहले वाली नहीं रही। अच्छा भाई, ये पहले तो ये बता दें कि जो पहले वाली थी, जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब थे तो जनाब हमने कमाल तरक्की की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही बड़े गरीबों के काम किए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान को हमने बुलंदी पे ले गए। तो फिर वो वाला मुस्लिम लीग नून ठीक थी या ये वाली ठीक है, जिसमें आपके लीडर पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिसमें आपके लीडर के साथ साथ बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिसमें आप लोग जो हैं कई कई साल खामोशी ज़बान को ताले लगाए रखे, जिस मुस्लिम लीग में आज जिनके साथ 2 माह पहले बिल्कुल प्यार मोहब्बत था, आज उनको वो आपके गालियाँ निकालते हैं, आप उनको निकालते हैं। ये मुस्लिम लीग है। या सर, ये वो मरियम साहबा ना किसी वक्त तकरीर में ना बड़ा जोश खताबत में ऐसी बात कह जाती हैं जो बाद में पता चलता है कि ठीक नहीं है। वो ठीक कह रही हैं, ये पहले वाली मुस्लिम लीग नून नहीं है। आप वो मुस्लिम लीग नून है जो ऊपर से बोलती है, नीचे से मुसाहलत करती है। जो बिलावल साहब ने कहा ना, जो एक अगर हो सके तो वो भी सुना दें कि शेर जो है बिल्ली ना बने, शेर बने। तो ये वो ठीक कह रहे हैं ना, कि मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल साहब ने भी कहा ना इन्हें कि वो पहले वाले बने ना, पहले शेर थे अब ये बिल्ली हैं। बिलावल साहब के बकौल, हमारे बकौल ने। तो ये मुस्लिम लीग वाकई वो वाली नहीं है। या सर, दूसरी बात है कि मैंने और आपने तो नहीं कहा था कि शहबाज शरीफ और मरियम साहबा इकट्ठी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगी। ये तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात आई थी ना।
ये तो मुस्लिम लीग नून ने कही थी, ये तो मुस्लिम लीग नून के हलकों से आई थी, ये उनके लीडरों ने मुख्तलिफ टॉक शोज में कही थी, उनके लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, उन्होंने खुद ये बात पास की थी बीट रिपोर्टर्स को कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहब मिलकर इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगी। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब अगर वाकई कश्मीर में मिलकर इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं तो फिर बहुत से लोगों को ये जवाब ख़त्म हो जाना था कि जनाब मीन नून शीन फलां फलां ये ख़त्म हो जाने। लेकिन आज आप गौर करें कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं गए। शहबाज शरीफ इसलिए नहीं गए, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ। शहबाज शरीफ चाहते थे कि मैं सदर हूँ मुस्लिम लीग नून का। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वहाँ पे प्रोटोकॉल भी मेरा होना चाहिए, तकरीर भी मेरी होनी चाहिए, वहाँ पे बात भी मेरी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को इतला मिल गई थी कि जनाब वहाँ पर मरियम के जो हैं सपोर्टर, मरियम की जो लॉबी है वो वहाँ पर इस कदर मुतहरक है कि वहाँ पर नारे भी मरियम के लगने हैं, बात भी मरियम की होनी है, मरियम की तकरीर पे ज़्यादा क्लैपिंग होनी है, मरियम की तकरीर पे ज़्यादा पुरजोश काम होना है और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पे नहीं होना। और एक तकरीर में भी कहा कि मुझे पता चला मेरा बहुत इंतज़ार हो रहा है, कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं उनसे मिलने आ गई। तो ये भी ज़रा कह देती ना कि मुजफ्फराबाद में एक टिकट जो मैंने दी है वो तहरीक इंसाफ के बागी को दी है, तो ये बात भी वहाँ पे कह देते ना, ये नहीं कही बात। इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल वो क्या कि नहीं कि देखें वहाँ पे जो टिकट एक मिली है वो तहरीक इंसाफ के बागी को मिली है। वो चारा नून लीग का जो पुराना साथी था वो तो महरूम रहा, उसको तो सीट ही नहीं मिली वहाँ पे। तो इंतज़ार कोई शक नहीं कि इनके वहाँ पे कारकुन मौजूद है, इनकी 5 साल हुकूमत रही है, इनकी वहाँ पे एक वर्थ रही है। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं कि एक वक्त में ये बुरी तरह वहाँ से इलेक्शन भी हारे हुए हैं जब पीपल्स पार्टी के वहाँ पे वज़ीर आज़म थे। तो ये यासर अब तो फैसला बड़ा मुश्किल सा हो गया मुस्लिम लीग नून के लिए कि क्या शहबाज शरीफ का आज ना जाना, मैं आपको बिल्कुल ये हकीकत कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ आज एक इतला की बुनियाद पे नहीं गए। अब ये जितना मर्जी कह लें कि शहबाज साहब नहीं जा रहे थे, शहबाज साहब को फ़लाँ काम पर गया, शहबाज साहब को रोक लिया गया। भाई जब आप अनाउंस करते हैं, जब आप बता देते हैं तो उसके बाद अचानक जब वो नहीं जाते तो वो भी बता दिया कि मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत है। मुझे एक इनके करीबी शख्स ने कहा कि मियाँ साहब को ये इतला हो गई थी कि मियाँ साहब वो ग्राउंड आपके लिए नहीं है, वो ग्राउंड उसी सूरत में आपके लिए होगी जब आप अकेले जाएंगे, और अगर आप इनके साथ भी जाएं तो उस सूरत में जाइएगा जब आपकी लॉबी वहाँ पे मुतहरक हो। यासर ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। और मैं आपको चलिए ये भी बता दूँ, आज नून लीग वाले बड़े खुश हैं ना कि मरियम साहिबा ने, आज मैंने कुछ लोगों का देखा सोशल मीडिया पे कि मरियम साहिबा जो है उनका जो जलाल है, उनकी जो तकरीर है, उनका जो स्टाइल है वो बता रहा है कि जनाब अभी तक वो पुराना माहौल दोबारा शुरू हो जाएगा, यानी पुराना बयानिया दोबारा शुरू हो जाएगा। ले मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब संभाल लेंगे कमान कश्मीर के अंदर और मरियम साहिबा को किसी वजह से फिर पीछे कर दिया जाएगा। ये मैं आपको मुसद्दक़ा कह रहा हूँ, देख लीजिएगा कितने दिन इलेक्शन में रह गए, इलेक्शन कैंपेन में कितने दिन रह गए, आपको नज़र आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शहबाज शरीफ साहब बीमार हो जाएंगे, सियासी बीमारी आ जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सियासी बीमारी आ जाएगी, क्योंकि कुछ मामला बड़ी हद तक आगे निकल जा चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें मुझे एक बात बताएं, वहाँ पे सारी जो तकरीर हो रही है बिलावल किस पे तनकीद कर रहे हैं? मरियम पे। उसके बाद शहबाज शरीफ समझते हैं कि मैं वहाँ जाके जब तकरीरें करूँगा, मैंने जिस तरह कल भी कहा था कि वो कहते हैं मैं क्यों असम्बली में अपना माहौल ख़राब करूँ उस बिलावल के साथ। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो किसी और तरफ चले गई हैं। साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों से हमने तज़किरा नहीं किया एक शख्सियत का, मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी दिनों से खामोश भी हैं। बात किस पे करें क्योंकि कैंपेन तो दोनों जमातों, बड़ी जमातों की चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तीसरी बड़ी जमात। तो इस वक्त मौलाना क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से कुछ उम्मीद लगाए बैठे? देखिए जी, मौलाना साहब समझते हैं, मौलाना साहब के करीबी हलकों का कहना है कि मौलाना साहब दोनों रिजल्ट में फ़ायदे में रहेंगे और वह इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हारती है तो ये दोनों हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तरफ आएंगे, तो उसमें भी मेरा फ़ायदा है। और अगर ये जीतते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है, मौलाना साहब कहते हैं उसमें भी मेरा फ़ायदा है। मैं कहूँगा जनाब देखें, हमने गवर्नमेंट की मुखालफत की, हमने गवर्नमेंट को बेनकाब किया, हमने PDM को दोबारा मुतहरक किया, हमने सवात में जलसे किए, उन जलसों का असर शुरू हुआ और इन असर की बुनियाद पर जनाब ये देखें हमने कश्मीर में फ़तह हासिल कर ली। अगर ये हार जाते हैं तो मौलाना साहब कहते हैं फिर भी बल्ले ही बल्ले, फिर ये कहेंगे जनाब डी चौक में अगर धरना देना है तो बंदे किसके लेके आने हैं? डी चौक में अगर जो इशारा दिया मरियम साहबा ने, अगर इन्होंने हुकूमत के शायर दस्तूर या डी चौक
या अगर इन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं जाना है तो बंदे किसके लाने हैं? मौलाना साहब के लाने हैं। मौलाना साहब कहते हैं जी सुकून लें, दोनों सूरतों में मेरा ही भला होना है। विन विन सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में मेरा ही भला होना है, तो मैं इंजॉय करूँ। दूसरा, मौलाना साहब थोड़े से नाराज़ थे, पहले नाराज़ इस बात पे थे कि जनाब इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का है। मौलाना साहब को पूछे नहीं गया जनाब आपने किसी सीट को सीट लेनी है, आपका कोई उम्मीदवार हम ओबलाइज करें, आपके किसी उम्मीदवार को किसी जगह कंबाइन उम्मीदवार बना के इलेक्शन लड़ाएं। वो मौलाना साहब बेचारे खामोशी से देखते रह गए, मौलाना साहब को पूछा भी नहीं गया। दूसरा, मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मौलाना साहब को तकरीरों में भी बुलाएगा। मुस्लिम लीग नून चले हमदर्दी के तौर पे तो मौलाना साहब को बुला सकती थी ना, एक इत्तेहादी के तौर पे बुला सकती थी ना, पीडीएम के चेयरमैन या सदर होने के तौर पे तो बुला सकती थी ना, वो बेचारों को बुलाया नहीं गया। तो अब उन्होंने ये कि सोचा कि वो कभी दुआ करते हैं या अल्लाह ये हार जाएँ, कभी करते हैं या अल्लाह ये जीत जाए। वो कहते हैं दोनों सूरतों में मुझे मिलना है कुछ ना कुछ, दोनों सूरतों में आखिर इनको मेरी ज़रूरत पेश आनी है, तो फिर मैं क्यों ना बैठ के एंजॉय भी करूँ, दुआ भी दूँ और बदुआ भी दूँ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल कितना गर्म होता है। नाज़रीन, दिगर करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया भर में इंसानी हुकूक का प्रचार करने वाले, दुनिया भर को नस्ली इम्तियाज़ पर सबक देने वाले बड़े बड़े मुमालिक, वो मुमालिक जो घुटने टेक के जिनके सुदूर ये कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, वो मुमालिक जिनके वज़ीर आज़म और सदर ये कहते हैं कि हमें दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, मज़हब और नस्ली इम्तियाज़ को एक तरफ रखकर हमें हुकूक बराबरी के साथ एक दूसरे तक पहुंचाने हैं। वो मुमालिक जब वोट की बात आती है, नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे की बात आती है, इंसानी हुकूक की तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश करती है, वहाँ पे वोट देने की बात आती है तो उसकी मुखालिफत करते हैं वो बड़े बड़े यूरोपियन मुमालिक। हमारे दीन में हमारे नबी ने कहा था किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फाकियत नहीं है सिवाय तकवा के। हम तो ये समझते हैं कि दुनिया में भी वही उसूल हो, लेकिन ये मुमालिक कब उस डगर पर चलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ शाहिद अमीम साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, जब दुनिया भर में आप पैगाम देते हैं, जमहूरी मुल्क होने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ सब बराबर हैं, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंसानियत को बेहतरीन सलूक से नहीं नवाजा जाता, फिर ऐसे मकाम पे दोगलापन क्यों? यकीनन डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। ख़ास तौर पे ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस जब बना था उसके बाद ह्यूमन राइट्स का एक डिक्लेरेशन हुआ था, जिसकी लिखने वाली जो थी एलेनर रोजवेल्ट थी, जो अमेरिका के सदर होते थे, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट उनकी बेवा थी। तो ये उनकी तहरीर शुदा है ये जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है। तो गोया अमेरिका ने इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पायनियरिंग रोल अदा किया। तो ऐसे मुल्क पे तो और भी तवक्कुआत होती हैं कि भाई आप फिर अपनी बात का पास रखें। लेकिन अभी ये जो हमने देखा जनरल असम्बली में रेजोल्यूशन नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म के तासुब, जिसमें गैर मुल्कियों के बारे में तासुब, जो रंग की बुनियाद पे तासुब, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इंसानी हुकूक की बिल्कुल के ख़िलाफ़ जाती हैं, उसकी पामाली करती हैं। तो ये हैरत की बात है कि जिन 14 मुल्कों ने या 15 कितने मुल्कों ने इसकी मुखालफत की, उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, बल्कि कनाडा भी शामिल है। वो मुझे तो और भी हैरत हुई क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तो आमतौर पे ज़्यादा लिबरल समझे जाते हैं। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हर वक्त दूसरों को तो नसीहत करते हैं, जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं, इंसानी हुकूक की बुनियाद पे सैंक्शन लगा देते हैं। आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े प्रेशर पड़ते रहे हैं, अब भी पड़ रहे हैं। लेकिन ख़ुद जब अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी अहम करारदाद आई जो एक उसूल की बात थी कि आप ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें, और ये तो दुनिया में कौन इसकी तरफदारी करेगा कि नस्ली तासुब किया जाए। शाहिद अमीन साहब, फिर तो हम ये समझ सकते हैं, ये कहने बेवजह हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जिन ममालिक ने मुखालफत की, ख़ासकर उन ममालिक के अंदर हमेशा नस्ली इम्तियाज़ किया गया है, वहाँ पर मज़हब की भी तौहीन की गई है, नस्ली इम्तियाज़ भी किया गया है। तो हम ये फिर कह सकते हैं इस रिज़ल्ट को देख के
कि ये सब कुछ उनकी हुकूमतों की तरफ से, उनके अंदर जो उनके अदारे हैं उनकी तरफ से आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है? देखिए, मामला थोड़ा पेचीदा तो है, इसलिए कि हकीकत है कि जो मौजूदा दौर में जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा सिलसिला तो मगरब से ही हुआ है। और ये जैसे ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन किसने लिखा है? अमेरिका ने और दीगर ममालिक ने लिखा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इसमें कोई इस सिलसिले में कुछ किया नहीं है। सवाल ये है कि जब आपने खुद ही इसमें सिलसिले में आगे बढ़ के एक डिक्लेरेशन भी साइन करवाया दुनिया से, तो फिर आप खुद उसकी पासदारी करें ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, या जिसको आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी है। ये कहना तो एक जाती होगी कि उनके मुल्कों में जमहूरियत नहीं है या ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी होती है। तो डबल स्टैंडर्ड्स की शिकायत की जाती है और हिपोक्रेसी की जाती है। और ये जो रेजोल्यूशन जो है इसके खिलाफ वोट देने की तो कोई मंतक ही नहीं बनती। इसमें क्या ख़राब बात थी? लेकिन शायद अमीन साहब, हम देखा जाए तो आज किसी एक बड़ी NGOs ने, किसी एक बड़ी ह्यूमन राइट्स की तंजीम ने इन ममालिक के अंदर इस पर ना तो आवाज़ उठाई है, ना ही इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसी बात की है, और ना ही ये कोई पैगाम दिया है कि इन अहम तरीन ममालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर तो लगता है कि सबका आपस में गठजोड़ है। और पाकिस्तान के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई मामूली सा वाक़या हो जाए तो अमेरिका क्या, फिर यूरोप क्या, हर तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये तो है। और ये असल में ह्यूमन राइट्स को ये सियासी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो या किसी मुल्क पे प्रेशर डालना है, उसको अपनी पॉलिसी के मुताबिक में लाना है, तो ये ह्यूमन राइट्स का चर्चा करके उसके ऊपर दबाव डालते हैं। तो इनका सही कमिटमेंट नहीं है, यानी उसूली कमिटमेंट नहीं है। ह्यूमन राइट्स इज़ यूज्ड एज ए वेपन। उसमें किसी मुल्क को दबाना हुआ तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये थ्रेट्स होती हैं कि हम आपके खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे, और वाकई पाबंदियाँ भी लगाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तियाजी कवानीन बना दिए जाते हैं उसके साथ। तो ये तो हमने देखा एक आम बात हो गई है कि मगरिब जो है, ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए या थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को अपनी मनमानी करने के लिए इंसानी हुकूक का एक लिहाज से उसका एक कवर लेता है, यानी उसमें कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ एक क्रम का दबाव का तरीका है। तो यकीनन ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि उनके मुल्कों में किसी ने इसकी मुखालफत की है नहीं है, इसका तो मैंने नहीं फॉलो किया, लेकिन अगर नहीं किए तो उनको करनी चाहिए। और 106 ममालिक ने वोट डाला था, 14 ममालिक ने मुखालिफत की थी, 44 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। इससे ये साबित होता है कि वाइट सुपरमेसी का एक जो उनसर दिमाग में पैदा हो चुका है, उसके खात्मे के लिए उन्हीं के अंदर से लोग अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।